हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका टीचिंग क्लासेस में। अब आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि आप लोग पढ़ाई करना शुरू करें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपके सामने आ गई। समय आपके पास 10 से 15 दिन है। अब नहीं पढ़े तो कब पढ़ेंगे? बैक लग गई तो भर्ती से बाहर। अच्छे से पढ़ लिया तो बढ़िया परसेंट आ गया, भर्ती आएगी। ये तो आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है। ये सार्वभौमिक सत्य है, जैसे कहते हैं नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ है कि भर्ती एक ज़रूर आएगी। चुनाव से पहले एक बार भर्ती ज़रूर आएगी। तो अगर बैक लग गया, परेशान हो जाएंगे आप लोग भी। तैयारी कर लीजिए, 10 दिन है आपके पास। 10 दिन में अच्छे से स्ट्रेटजी बना के आप बढ़िया परसेंट ला सकते हैं। आपके पास हम मान रहे हैं केवल 10 दिन। 1-2 दिन आप एडमिट कार्ड लेने में जाएंगे, 1-2 दिन आप अपना सारा व्यवस्था करने में लगा देंगे। 10 दिन है आपके पास। 10 दिन में आप कुछ भी कर सकते हैं, 90% ला सकते हैं। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है। जैसे आप कुछ मेहनत नहीं करते थे, थोड़ी मेहनत करिए। डेली आप मैथ्स पढ़िए, हिंदी को आप बाइकाट करिए। हिंदी को आप 1 से 2 दिन पढ़िए। मैं आपको जितना हिंदी का कंटेंट दे दूंगा उतना पढ़ लेंगे तो आपकी हिंदी में बढ़िया मार्क्स 18 से 20 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। मैथ्स आप रेगुलर पढ़िए, क्योंकि जिसकी मैथ्स वीक है वो रेगुलर पढ़े। जिसकी मैथ अच्छी है वो मैथ्स को भी छोड़ सकता है, बाकी सब्जेक्ट पे ज़्यादा विशेष ध्यान दे सकता है। और जिसकी मैथ्स में प्रॉब्लम है वो मैथ्स डेली पढ़े। अगर नहीं पढ़े तो बैक लग जाएगी। बहुत सारे साथियों की बैक लगी है मैथ्स में। हम आज पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, हम आपको बता रहे थे कैसे आपको क्या पढ़ना है। आप मैथ्स को डेली आप रखिए 1 घंटे। साथ साथ सारे सब्जेक्ट को अल्टरनेट करके पढ़िए। एक दिन दूसरा सब्जेक्ट, एक दिन दूसरा सब्जेक्ट, लेकिन मैथ्स को आप प्रॉपर वे में रेगुलर पढ़िए। क्योंकि मैथ्स जिसकी कमज़ोर है उसके लिए प्रॉब्लम है। और सेकेंड सेमेस्टर की मैथ्स थोड़ी सी टफ है फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें कुछ जो हमारे फार्मूला हैं वो थोड़े एडवांस मैथ्स के हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। और फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था, सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन थे। इसमें क्या है, आपको फार्मूले पे ध्यान देना है। थोड़ा सा फार्मूले के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैथ्स को रेगुलर रखिए, बाकी सब्जेक्ट को अल्टरनेट करिए। इंग्लिश, हिंदी अल्टरनेट करिए। और जो भी हैं एसएसटी और क्या कहते हैं उसको, प्रारंभिक शिक्षा, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इन सबको अल्टरनेट पे पढ़िए। लेकिन मैथ्स को रेगुलर पढ़िए। जिसकी मैथ्स कमज़ोर है स्पेशली उसको बता रहा हूँ। अब हम आपको स्ट्रेटजी नहीं बताएंगे, क्योंकि आप इतने समझदार हो चुके हैं। ग्रेजुएशन करके आप यहाँ आए हैं, आपको पता है कि कैसे आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। 10 दिन में कैसे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। क्रैक दैट मीन्स कि आप अपने परसेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी तैयारी से आपके इसी बार हो सकता है यूपी टेट आ जाए और आप एलिजिबल हो चुके हैं यूपी टेट देने के लिए। तो यूपी टेट के लिए भी ये आपका बेनिफिशियल रहेगा, जिससे आपका यूपी टेट भी क्लियर हो जाएगा। और हाँ, यूपी टेट एक ही बार यूपी टेट होगा सुपर टेट से पहले। तो हमें सारा फोकस अपना यूपी टेट के साथ, बीटीसी के साथ साथ यूपी टेट पे भी देना है। हम रेगुलर क्लासेस अपने चैनल पर शुरू करेंगे। सारे कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे। किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लगेगा। पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, हर जगह से आप हमसे कांटेक्ट में रहिए। हम आपके परसेंट लगातार इंक्रीज करवाएंगे, लेकिन जितना हम कहें उतना आप पढ़िए। आज हम लोग पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय देखेंगे, फिर राजन के देखेंगे, फिर हम कुछ अपने स्पेशल क्वेश्चन देंगे जो आपको हो सकता है हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिल जाए। इन सब के लिए बस आपको एक काम करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने साथियों में शेयर करना है। फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लासेस हमारे चैनल पे प्रॉपर शुरू हो चुकी हैं, तो अपने जो भाई या बहन हैं उनको भी क्लास शेयर कर दीजिए। वो हमारे चैनल से जुड़ें, उनको भी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे हम। और साथ साथ सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में गाइड किया जाएगा। हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी आपको। शुरू करते हैं। आज क्या है, अति लघु उत्तरीय मैराथन क्लास मिलेगी आपको। हो सकता है या फिर ट्राई करूंगा कि आपको एक ही वीडियो में सारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन करवा दूं। फिर हम अगली वीडियो में राजन और ऐसे ऐसे मैं सारी सीरीज करवाऊंगा। फिर आपको कुछ क्वेश्चन, जैसे मैथ्स में क्या है, क्वेश्चन टैकल करने का आपको आइडिया आना चाहिए कि हमें कहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है। मैथ्स क्या चाहती है कि टैकल करिए आप क्वेश्चन। जैसे आपको मिल गया प्लस करना या फिर बोर्ड मास मिल गया, तो आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड मास में सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये करना है मैथ्स में। हम आपको जीरो से शुरू कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि आपको मैथ्स कुछ नहीं आती है। 10 दिन में आप 90% ला सकते हैं। इतना प्रयास से हो सकता है। आप प्रयास करें, कुछ भी हो सकता है।
तो शुरू करते हैं हम लोग अतिलक उत्तरीय क्वेश्चन क्या है कैसे है, कोशिश करेंगे एक वीडियो में ख़त्म करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है अभाज्य संख्या क्या है। अब देखिए अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं। क्या है, जो स्वयं से कटती हैं उनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग आपको बताएंगे कि हाँ जिनकी में एक की टेबल जाए और स्वयं की टेबल जाए, तो एक की टेबल वो चाहे अभाज्य संख्या हो, चाहे भाज्य संख्या हो, चाहे कोई भी संख्या हो, को प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर हो, सब में एक की टेबल जाती है, तो एक कॉमन हो जाता है। केवल एक और स्वयं से पूरी तरह विभाजित हो, मतलब एक से तो सब विभाजित होगा, स्वयं से क्या विभाजित हो सकता है, जैसे मैंने दो बताया आपको, तो दो क्या है, दो में केवल दो की टेबल जा सकती है और किसी की टेबल नहीं जा सकती है। साथ साथ हम चार देखेंगे तो चार में किसकी टेबल चलेगी, एक की भी जाती है, दो की भी जाती है और चार खुद की भी जाती है। मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनकी जो डिविजिबिलिटी होती है या कटने की वो होती है प्रक्रिया, वो एक से अधिक होती, दो से अधिक होती है। क्या होती है, दो से अधिक होती है, उनको भाज्य संख्या कहते हैं। वो या तो एक से कटेंगे या फिर स्वयं से कटेंगे या फिर किसी और नंबर से कट जाएंगे। जैसे मैं आपको एक 6 नंबर बता रहा हूँ, 6 क्या है, 6 एक से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है, तीन से भी कट रहा है और 6 खुद से भी कट रहा है। तो मतलब एक से ज़्यादा हो गए, 1 2 3 4, इसके 4 फैक्टर हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। अभाज्य क्या होता है, अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हैं। एक तो कॉमन है, एक को हम नहीं लेके चल रहे हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हुए, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, साथ साथ दोनों क्लियर हो गए, समझ आया। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, समापवर्त क्या है। ठीक है, वह संख्या अथवा व्यंजक जो दो या दो से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, समापवर्तक, या फिर इनको हम हिंदी में को प्राइम या फिर ऐसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, जोड़ क्या है, बच्चों वाला सवाल, जो प्राइमरी के बच्चों को आप पढ़ाते हैं या फिर घर के जो बच्चे हैं उनको क्या बताते हैं, जोड़ क्या होता है, एडिशन क्या होता है, एक में अगला नंबर जोड़ दे या फिर एक में उसको प्लस करते चले जाएं, वो क्या कहलाता है, जोड़ कहलाता है। इसको ऐड भी कहते हैं। सोचिए ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाना जोड़ कहलाता है, या फिर एक नंबर को दूसरे नंबर में उसके साथ जोड़ना ही जोड़ कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो आपको क्या परिणाम मिलता है। क्या है, जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम मिलेगा हमें। मेरे पास कोई भी संख्या में हम शून्य जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। पूर्ण संख्याओं का योग तत्समक अवयव होता है। पूर्ण संख्या में अगर हम कोई भी नंबर जोड़ेंगे तो हमें वही, शून्य जोड़ेंगे तो वही प्राप्त होगा ना। हम किसी में भी शून्य जोड़ दें तो हमें वही प्राप्त होगा। जैसे हम 1 में 0 जोड़ें तो हमें 1 ही प्राप्त हुआ, 5 में 0 जोड़ें तो 5 ही प्राप्त हुआ। किसी में 0 जोड़ने से उसका क्या होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्या है, गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण क्या है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। क्या होता है, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। कोई भी नंबर लिया हमने, जैसे 2 और 3 लिया तो 3 दूनी 6 हुआ, ये भी एक पूर्ण संख्या हुआ। ठीक है, इसी को हम लोग गुणन संक्रिया या संवरक प्रगुण कहते हैं। ठीक है, भाग संक्रिया किसे कहते हैं, भाग संक्रिया क्या होती है, गुणन संक्रिया का विलोम क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, जैसे हमने 4 और 5 का क्या लिया, 4 और 5 का क्या लिया, गुणा लिया तो क्या आया, 20 आया। ये गुणन संक्रिया हो गई। अब हम 20 को चाहे 4 से भाग करें तो हमें 5 प्राप्त होगा, और 20 से हम 5 को भाग करें तो हमें पहला नंबर प्राप्त होगा, और दूसरा नंबर पहले से करेंगे तो दूसरा, और दूसरे से करेंगे तो पहला। इसको क्या कहते हैं, भाग संक्रिया कहते हैं। समझ में आया आपको। हम आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, फालतू की बातें क्लास में नहीं करना है हमें। अब हमारे पास 10 से 15 दिन है, 10 ही दिन है। 10 दिन में हमें लगातार, हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें ग्रहण करनी है, जिससे हमारा एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगला क्या है, संख्या पद्धति किसे कहते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम वो होता है जिससे हमें नंबरों का ज्ञान हो। जैसे हमें अल्फ़ाबेट का ज्ञान ना हो, ABCD इनका ज्ञान ना हो, हमें अंकों का ज्ञान हो, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, संख्या पद्धति होती है। ठीक है, अगला क्या है, गुणन का तत्समक अवयव किसे कहते हैं। तो गुणन, एक क्या है, एक को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, एक को गुणन का तत्समक अवयव। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
गुणन तत्समक तक हो चुका। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि साहचर्य प्रगुण क्या है। देखिए मैथ्स में आपको अतिलघु उत्तरीय में कुछ परिभाषाएं लिखने के लिए आएंगी, ठीक है। जैसे आपको जोड़ की परिभाषा पूछ सकता है, परमीय संख्या की परिभाषा पूछ सकता है, और संख्या पद्धति की परिभाषा पूछ सकता है। वहीं साथ साथ साहचर्य प्रगुण क्या है, ये भी एक परिभाषा है। क्या है? तीन पूर्ण संख्याओं, क्या कहता है ये कि तीन पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं दो संख्याओं का समूह पहले बना लेते हैं। जब हम कोई तीन संख्या जोड़ते हैं, ठीक है, तो योगफल कोई असर नहीं पड़ता। इसी को साहचर्य, जैसे हमने कहा 2 + 3 + 5, इसको हमें क्या करना है? प्लस करना है। साहचर्य प्रगुण क्या कहता है? चाहे हम इसको प्लस कर लें तो 5 2 7 + 3 क्या आता है? 10 आता है। चाहे हम इन दोनों को एक में कर लें, 5 और 3 8 + 2, ये भी 10 आया। मतलब इसके जो आंसर हैं या जो उत्तर हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम 2 का जोड़ा बना सकते हैं, ठीक है। हम 5 2 बना सकते हैं, 3 2 5 भी बना सकते हैं। 3 2 5 + 5 क्या आया? 10 आया। इस पर कोई, इसके जो उत्तर हैं या फिर जो इसका योगफल आएगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साहचर्य प्रगुण कहते हैं। समझ आया आपको? प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो प्राकृतिक संख्या हैं। 1 से लेके अनंत तक क्या होती हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अभी हमने बताया 1 से लेके इनफाइनाइट तक। हम सबसे बड़ी नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो अनंत है। सबसे छोटी क्या है? 1 है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांक क्या है? अतिलघु उत्तरीय में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। पूर्णांक, कोई भी नंबर पूर्णांक हो सकता है। वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब कोई भी नंबर लिख दिया, मैंने 5 लिख दिया, ये क्या है? एक पूर्णांक है। इसके आगे कोई साइन नहीं लगा है तो ये धनात्मक है। अगर हमने इसके आगे माइनस लगा दिया तो ये क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। लेकिन फिर भी ये पूर्णांक है। समझ आया आपको? पूर्णांक, कोई भी नंबर पूर्णांक होता है। उसके आगे कोई भी साइन लगी हो, प्लस माइनस, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो पूर्णांक है। आगे धनात्मक, हमने क्या बताया आपको? कोई नंबर है, उसके आगे हमने प्लस का साइन लगा दिया तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। और हाँ, प्लस का साइन अगर हम नहीं लगाते हैं तो भी वो पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। वो प्लस, जैसे हमने 5 लिख दिया तो ये धनात्मक है। अगर हम इसके आगे प्लस ना लगाएं तो भी ये धनात्मक माना जाएगा। हमें ऋणात्मक करने के लिए माइनस सिंबल का यूज करना पड़ता है, धनात्मक के लिए नहीं, ठीक है। हमें कोई नंबर ऋणात्मक बनाना है, जैसे हमने 5 लिख दिया तो ये क्या है? ये धनात्मक है। अब हम इसके आगे जब तक हम माइनस का सिंबल नहीं लगाएंगे तब तक ये ऋणात्मक काउंट नहीं किया जाएगा। और हम इसके आगे कोई साइन न लगाएं तो ये धनात्मक काउंट किया जाएगा। धनात्मक और ऋणात्मक आपका अच्छे से क्लियर हो गया? अगर अच्छे से क्लियर हो रहा है तो चैनल को लाइक भी करें, थोड़ा सपोर्ट भी करें, जिससे हम और अच्छा कंटेंट क्रिएट करें। थोड़ा आप लाइक करेंगे, सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कमेंट करेंगे तो हम थोड़ी और कोशिश करेंगे, हम और अच्छा कंटेंट बनाएंगे आपके लिए और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको पढ़ा रहे हैं, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? समझ आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो हम कोई और तरीका निकालेंगे आपको पढ़ाने का। लेकिन आप कमेंट करके हमें ज़रूर सजेस्ट करें, सलाह ज़रूर दें अपनी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो परमीय संख्याएं, क्या है? 2 परमीय संख्याएं हैं, ठीक है। P/Q तथा Q/R का योगफल क्या होगा? अब देखिए, परमीय संख्या को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, यहाँ पे तो आपको अल्फ़ाबेट में दे दिया तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हम आपको नंबर निकाल करके दिखा रहे हैं। जैसे 1/2 प्लस 3/4, हमें क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। क्या करना है? इनको सॉल्व करना है, तो इनको प्लस करना है, ठीक है। ये हमने अलग लिख दिया जिसका हर सेम नहीं है। पहले हम आपको हर सेम वाला बताते हैं। जैसे हम 1/2 और 3/2 कर दे रहे हैं। इसका क्या है? जो हर है ये अंश होता है, ये हर होता है। हर अगर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। क्या है? हर अगर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो हर में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और अंश में क्या हो जाएगा? 4/2। सेम चीज़ यहाँ आपसे ये कहा है। इसके क्या है? हर बराबर हैं तो अंश को आपस में प्लस कर दिया है। अगर हर बराबर नहीं है तो एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, वही सिंपल तरीका अपनाना। आप एलसीएम और चीज़ों के चक्कर में मत जाना, बिल्कुल सिंपल तरीका। क्या है सवाल आपका? क्या तरीका है? 1/2 प्लस 3/4। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया? 8 आया।
इसको आपस में क्रॉस कर लेंगे, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, यानी 10/8 या रिड्यूस होगा 5/4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और आप एलसीएम से भी सॉल्व करेंगे तो भी 5/4 आएगा। ये आपका बिल्कुल बेसिक तरीका, रामबाण तरीका है, ना भूलने वाला तरीका। आपको कुछ और नहीं करना है फ्रैक्शन में, केवल उनको हर को हर से मल्टीप्लाई तथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या? हर को हर से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमारे आंसर डिक्टो निकल आएंगे। परिमेय संख्या का एक सबसे बड़ा रूल है कि हम उसको हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब हमेशा छोटे फॉर्म में ही लिखते हैं, नहीं तो हमारी परिमेय संख्याएं कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, आंसर मिसमैच हो जाते हैं, नहीं मिलते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है? इसलिए हम रिड्यूस करेंगे, उनको छोटे करेंगे काट के। ठीक, समझ आया? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा है समवरक नियम क्या है? समवरक नियम क्या होता है? दो धनात्मक पूर्णांक का योगफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है, यह समवरक का नियम कहता है। जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ेंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर ही प्राप्त होगा। लाइक 7 + 3, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 क्या है? पॉजिटिव ही है। हम निगेटिव को भी प्लस करते हैं, लेकिन विथ साइन ऑफ निगेटिव। जैसे हमने आपसे कहा -3 और -4 क्या होगा? तो ये -7 होगा, लेकिन ये निगेटिव होगा। क्या होगा? ये नेगेटिव होगा, ये समवरक का नियम नहीं होगा। ठीक है? समवरक का नियम क्या होता है? जब धनात्मक को जोड़ेंगे तो धनात्मक ही प्राप्त होगा। समझ आया? अगला क्या है? साहचर्य का नियम क्या है? साहचर्य का नियम क्या होता है? यदि 3 पूर्णांक, जैसे यह समझाया है कि 3, 5 और 8 का योगफल वही प्राप्त होगा जो 5 और 8 का योगफल के योगफल में 3 जोड़ने से प्राप्त होगा। वही चीज़ जो हमने आपको ऊपर बताई थी कि 2 नंबर का पेयर बना के आप किसी भी 2 नंबर का पेयर बना लेंगे, आंसर आपको वही प्राप्त होगा। समझ आया? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3 और 4 का अनुपात। देखिए, अनुपात, समानुपात, ये व्यक्त करना, साइन हम आपको बता दे रहे हैं, इनको हम अनुपात बोलते हैं, इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। ठीक है? और इनको क्या बोलते हैं? समानुपात। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन एक चैप्टर है, जैसे आप आगे जाएंगे रेशियो और प्रपोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट हर जगह आपको मिलता है। तो ये साइन, ये बेसिक चीज़ है कि रेशियो 2 बिंदी आप नहीं समझ में आ रहा है तो आह की मात्रा याद कर लीजिए। आह की मात्रा को क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। आह की मात्रा को रेशियो कहते हैं, और डबल आह की मात्रा को क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। ठीक है? समान अनुपात, अनुपात। और हाँ, इसका मतलब क्या होता है? मैथ्स लगाएंगे तो इसका मतलब बराबर होता है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब डिवाइड होता है। जैसे मैंने 3 और रेशियो 4 लिख दिया तो ये 3/4 भी होता है। ठीक है? ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आप ये यहाँ से पढ़ते चलिए, क्योंकि इसका सवाल आगे आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक? अगला क्वेश्चन हमारा है, 2 संख्याएं हैं, उनका अनुपात दिया है 5:3। इसमें प्रथम पद तथा द्वितीय पद बताना है। बिल्कुल बेसिक चीज़ है। पहला पद जो सामने है वो प्रथम पद हो जाएगा, बाद का द्वितीय पद होता है। प्रथम पद 5 है, द्वितीय पद 3 है। समझ में आया? आगे क्या है? समानुपात। ऊपर हमने समझाया 2 अंक आह की बिंदी समानुपात होती है, 2 आह की बिंदी समानुपात होती है। समझ में आया? 2 समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। समान अनुपात जैसे मतलब 3/4 बराबर 3/4, ये क्या हो गया? 3:4, समानुपात 3:4। समझ आया? आगे चलते हैं। समानुपात में कितने पद होते हैं? अब समान अनुपात में एक आह की बिंदी में 2 अनुपात, तो 2 आह की बिंदी में 4 अनुपात, तो समानुपात में 4 पद होते हैं। सिंपल तरीका, जितना बेसिक करके आप याद कर सकते हैं या फिर जितने आप अपनी भाषा में याद कर सकते हैं उतनी अपनी भाषा में याद करिए। ठीक है? रेशियो, प्रपोर्शन या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो आपके दिमाग में नहीं घुसती है, अवॉइड करिए। आह से आपका याद होता है, आह से याद करिए। और जो एग्जामिनर या फिर जो आपके कंपटीशन की दुनिया है वो आपसे डिक्टो आंसर मांगता है, ये नहीं वो चाहता है कि आप किस बेस में याद किए हैं। ठीक है? आपको आंसर चाहिए, आंसर याद करिए। ठीक? जैसे 1 अनुपात में 2 पद, तो 2 अनुपात में 4 पद। समानुपात मतलब 2। आगे क्या है? मिश्र अनुपात किसे कहते हैं? मिश्र अनुपात अनुपातों को निरूपित करने के लिए भिन्नों को गुणा करना, प्राप्त गुणनफल। जैसे मैंने क्या बोला? जैसे बोला 3/4 रेशियो 4/5। अब क्या करेंगे? इसको मिश्र कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 15 रेशियो 16। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा मिश्र अनुपात हुआ। इसको हम क्या कहते हैं? मिश्र अनुपात कहते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। समानुपात के भेद बताइए। समानुपात के 2 भेद, एक सरल, एक मिश्र। सरल, सिंपल, जो हम लिख देते हैं
2 बिंदी लगा के, वो सरल हो गया। मिश्र जो हमने आपको सॉल्व करके बताया, ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये हो गया। आगे क्वेश्चन वही चीज़, मिश्र अनुपात किसे कहते हैं, लगातार एग्जाम में बार बार आया है। अगला क्वेश्चन क्या है, सजातीय व्यंजक किन्हें कहते हैं। अब सजातीय व्यंजक वो व्यंजक होते हैं जो एक ही जात के हों, ठीक है, एक ही जाति के हों, उनको सजातीय कहते हैं। जैसे जातीय सजातीय, जैसे आप बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आपके बैच के जितने बच्चे हैं वो सजातीय हैं। विजातीय कौन हो गया, जैसे आपके साथ फोर्थ सेमेस्टर का कोई भी साथी है आपका, तो वो क्या हो गया, विजातीय हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे किसकी बात की गई है, एक्स की बात की गई है, तो एक्स जहाँ है वो एक्स ही रहे तो वो क्या हो गया, सजातीय हो गया। यहाँ पे वाई या जेड कोई और चीज़ आ गया तो ये क्या हो गया, दूसरी जाति का आ गया, ठीक है। ये तो सिंपल है, ये तो आप अपनी लोकल भाषा में समझ सकते हैं कि सजातीय कौन है, विजातीय कौन है, ठीक है। विजातीय अभी हमने बताया, एक्स के साथ वाई मिल गया तो क्या हो गया, विजातीय हो गया। सजातीय एक्स के साथ जब ऐसे पद जिसमें केवल एक चर होते हैं, देखो एक चर होता है, एक अचर होता है। अचर क्या होता है, नंबर होता है, चर क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है, उनको सजातीय कहलाते हैं। और जो मतलब दूसरी जाति क्या जाते हैं, उनको विजातीय कहते हैं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, समीकरण क्या है, क्या है, समीकरण क्या है। एक समीकरण समता सूचक चिन्ह युक्त बीजीय व्यंजक के एक प्रबंध को निम्नलिखित चर विशिष्ट मानकर व्यंजक दोनों पक्षों को मान लिया जाता है। ये बहुत बड़ा मतलब जो इसकी लैंग्वेज है वो दूसरी लिखी है, मैं आपको समझा रहा हूँ। समीकरण क्या होता है, इसमें 2 पद होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, मतलब एक दायां पक्ष, एक बायां पक्ष। जैसे मैंने लिख के दिखाया 5x माइनस 3 बराबर 0। अब ये मत कह देना आप कि इसका बराबर 0 नहीं हो सकता है, ये क्या है, एक समीकरण है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इसका एक पक्ष ये हुआ, एक पक्ष ये हुआ, समझ आया, तो इसी को समीकरण कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, सर्वसमीका क्या है। सर्वसमीका चर राशियों में ऐसा जिनमें दोनों पक्ष बराबर हो उनको सर्वसमीका कहते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, आपको कोई सवाल दे दिया कि 3x + 6 + 2 बराबर 3x + 8, ये क्या एक सर्वसमीका है, हम चेक करेंगे तो क्या होगा, 3x + 8 बराबर 3x + 8, ये क्या है, एक सर्वसमीका है। दोनों पक्ष इसके क्या है, बराबर है, इधर वाला पक्ष इधर वाले पक्ष के बराबर है, तो ये क्या है, ये सर्वसमीका है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, a + ab + ac + ad के गुणनखंड कीजिए। अब क्या करना है, ab यहाँ लिख लेंगे, ab + ac + ad, इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे, देखिए सब में a मिल रहा है तो हम a कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा, b बचा, यहाँ क्या बचा, c बचा, यहाँ क्या बचा, d बचा, यही तो हमारा गुणनखंड हो गया। इसके बाद हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि ये चर राशियाँ हैं, समझ आया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 9x² यानी 9x² - 64 का गुणनखंड करना। देखिए गुणनखंड करने का सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, एक ही फार्मूला बता रहा हूँ, उसको आप याद कर लीजिए। जैसे क्या होता है, a² - b², इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में लगातार पूछेगा। तो ये क्या है, 9x² और ये क्या है, 64। हम इसके टुकड़े कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x², मतलब 3 × 9 और x², और ये क्या हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक a² एक b², तो ये क्या हो गया, 3x + 8 एक ब्रैकेट में और क्या हो गया, 3x - 8, यही इसके क्या हो गए, टुकड़े हो गए या गुणनखंड हो गया, यही हमारा इसका आंसर हो गया। एक फार्मूला आपने याद किया, सवाल आपके सामने तुरंत मिल गया और सवाल आंसर नहीं गलत हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्षेत्रफल क्या है। हमें क्षेत्रफल की परिभाषा लिखनी है, तो क्या है, किसी तल का वह भाग जो एक आकृति के बाह्य सीमाओं के भीतर घिरा रहता है उसे ही क्षेत्रफल कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा है, एक बार 2 बार सुनेंगे आप याद हो जाएगी। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, तो ये क्या होता है, मीटर² या फिर सेंटीमीटर², क्या मीटर² या फिर cm², यह क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 32 मीटर है, कोई त्रिभुज है उसका आधार 32 मीटर है और उस जैसे देखिए त्रिभुज बनाया हमने,
इसका आधार क्या कह रहा है, 32 मीटर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर है। तो उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। अब आधा 12 गुणे 32, अगर हम काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16, तो 12 गुणे 16 क्या होता है, 16 दूना 32 और 16 एकम 16 और 3 19, 192 मीटर स्क्वायर, 192 मीटर स्क्वायर। समझ आया आपको? आगे चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं दी हैं, उनका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है, आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने आपको पहले बताया था कि जो सेकंड सेमेस्टर की मैथ है वो फार्मूला बेस्ड है, तो फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके फार्मूले क्लियर होंगे। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो आप सवाल में कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ सवाल जैसे आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला याद होना चाहिए, क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना चाहिए, और जब हम आयत पढ़ेंगे तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब आपकी जुबान पे रटे होने चाहिए। रट कैसे जाएंगे, आप रेगुलर क्लास देखिए, हम आपको लगातार रोज़ जब भी हमें फार्मूले ज़रूरत पड़ती है हम फार्मूला लिखाते हैं, लिखा के ही सवाल लगाते हैं, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, तो विकर्ण का क्षेत्रफल, विकर्ण का गुणनफल क्या है, इसके दो विकर्ण दिए हैं। अब जान लीजिए विकर्ण क्या होता है, जैसे एक ये, तो ये जो क्रॉस लाइन गई इसी को हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो क्रॉस लाइन गई इसी को हम विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 26 है, दूसरा 12 है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी विकर्ण को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डायमीटर बोलते हैं, का गुणनफल मतलब डायमीटर इंटू डायमीटर। तो यह क्या हो गया, 26 इंटू 12, हाफ कट गया, 13 आ गया, 13 गुणे 12, 13 गुणे 12, तो 13 दूना 26 और 13 एकम 13 और 2 15, 156 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी। समझ आया? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, एक घन का कोण 14 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन बताइए। घन का आयतन क्या होता है, a की पावर 3, या एक साइड इसकी 14 सेंटीमीटर है तो इसको हम बोलते हैं आयतन, या फिर भुजा की घात 3 होती है। क्या होती है, भुजा की घात 3 होती है। तो हम अगर 14 गुणे 14 गुणे 14 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 27 74 आएगा। आप थोड़ा स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आप 20 तक क्यूब याद कर लीजिए, जैसे 12 का क्यूब 17 28, ऐसे आप याद कर लीजिए। 13 21 97, 14 27 44 15 33 75, ऐसे आप लर्न कर लीजिए, आपका समय बचेगा, आपको बहुत काम आएगा। अभी आगे कंपटीशन, वनडे कंपटीशन दे रहे होंगे, एसएससी दे रहे होंगे, कुछ भी दे रहे होंगे, आपको ये ऐसे सवाल मिलते रहेंगे, तो आप थोड़ा स्मार्ट बनिए, भेड़ चाल नहीं, थोड़ा स्मार्ट बन के आगे चलिए, आपको हर जगह बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आयत किसे कहते हैं। क्या है, आयत किसे कहते हैं, इसके क्षेत्रफल तथा परिमाप का सूत्र बताइए। अभी हमने आपको ऊपर बताया आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और डायमीटर तो पूछता नहीं है, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप। आयत क्या होता है, एक 4 भुजाओं या 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, क्या 4 भुजाएं हैं, इसकी घिरी हुई आकृति, जैसे कोई 4 भुजा ऐसे ऐसे कर देंगे, ये आयत नहीं है। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। आयत की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जैसे ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। आयत की ये सबसे बड़ी खासियत होती है। यही वर्ग क्या है, वो भी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को वर्ग कहते हैं। साथ साथ वर्ग भी आपको बता दे रहा हूँ, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को वर्ग कहते हैं। इसकी सभी साइड आपस में इक्वल होती हैं, मतलब चारों साइड आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, हम आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या होती है, आयत का क्षेत्रफल होता है। वहीं परिमाप मतलब आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, आपसे कभी भी परिमाप किसी का भी पूछे, परिमाप मतलब होता है उसके चारों तरफ की जितनी भी साइडें हैं सबको प्लस कर दो। आपसे अगर त्रिभुज का पूछता है तो त्रिभुज, जैसे कोई त्रिभुज है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, परिमाप मतलब सबको ऐड कर दो, परिमाप निकल आया। तो चाहे वर्ग है, चाहे आयत है, चाहे कुछ भी है, परिमाप मतलब चारों साइड उसके प्लस कर दो आपस में, जितनी भी साइडें हैं, खाली चारों साइड नहीं, जितनी भी साइडें हैं जो भी हैं आपस में प्लस कर दो, उसका क्या निकल आएगा, परिमाप निकल आएगा। ठीक है, वर्ग भी हमने आपको समझा दिया,
वर्ग का फार्मूला आप देख लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल साइड इंटू साइड या भुजा स्क्वायर होता है, और परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, या फिर 4 प्लस 4 के साथ, या भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, ये भी आप कर सकते हैं, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, मतलब भुजा को 4 बार ऐड कर लें। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ऊपर हमने आपको बताया, बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट। यहीं आपसे संभाव का पूछ लोगा तो क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्या √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये संभाव का होता है। बाकी नॉर्मल में हम लोग हमेशा 1/2 बेस इंटू हाइट ही लगाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। अवर्गीकृत ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकलना संभव नहीं होता है। जैसे हमने कोई दे दिया स्क्वायर, या फिर यहाँ स्क्वायर दे दिया, यहाँ नंबर दे दिया, और यहाँ फिर स्क्वायर दे दिया, तो हम इसको देख के तुरंत इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। पहले इनको व्यवस्थित करेंगे, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ, अचर को चर के साथ, चर को चर के साथ करेंगे, तभी उसका अर्थ निकलेगा। इसी को अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं, मतलब जिसको वर्ग के अनुसार क्लियर ना किया गया हो उसको अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है वर्ग अंतराल किसे कहते हैं। वर्ग अंतराल होता है एक जो बीच का डिफरेंस हो वो इक्वल हो। जैसे मैंने बोला 2 का डिफरेंस है, तो 2 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद 8, ये क्या है, इसका डिफरेंस जो है वो इक्वल है, 2 ही का डिफरेंस आ रहा है, इसी को क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। ठीक है। आगे क्या है, बारंबारता क्या कहते हैं, दिए गए आंकड़ों में आने वाले आंकड़ों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। बारंबारता दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़े की कुल संख्या को क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अधोरोपण विधि किसे कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि परिभाषा बेस्ड है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। क्या है, जब दो सर्वसम आकृति होती है जिनके माप व आकार समान होते हैं परंतु उनकी स्थिति भिन्न होती है, एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने पर पूर्ण रूप से ढक लेती है, दो वस्तु के इस प्रकार की तुलना करने को अधोरोपण विधि कहते हैं। जब हम कोई आकृति लें जिनका माप और आकार समान हो, ठीक है, और एक आकृति दूसरी आकृति पे रख लें और वो पूरी तरह उसको ढक ले, तो उसको क्या कहते हैं, अधोरोपण कहते हैं। ठीक है। आगे क्या है, त्रिभुज की सर्वांग समता से क्या तात्पर्य है। त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है, सारे त्रिभुज आपस में बराबर हो या ढक लें एक दूसरे को, तो वो सर्वांग सम है। जैसे यदि त्रिभुज एक दूसरा तीसरा ये क्या होता है, एक दूसरे पे रखते चले जाएं तो सब आपस में क्या हो लेते हैं, ढंग लेते हैं। त्रिभुज की सर्वांग समता की शर्तें क्या है, पहली शर्त क्या है, कोण भुजा सर्वांग सम नियम होना चाहिए। भुजा कोण या भुजा, पहले क्या होता है, कोण भुजा कोण, फिर क्या भुजा कोण भुजा, फिर क्या है भुजा भुजा भुजा, यही सर्वांग समता के नियम। मतलब या तो उसके कोण बराबर होंगे, या तो उसकी भुजा बराबर होगी, या तो फिर उसके कोण बराबर होंगे। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पूर्ण संख्या 6, 9 और 11 को लेकर गुणा करके साहचर्य नियम की पुष्टि करिए। साहचर्य नियम हमने आपको बताया, 2 को आपस में लेके मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा है, 6, 9 और 11। अब हम जैसे 6 और 9 को ले लें तो कितना हो गया, 54 हो गया ना, तो 54 गुणे 11 क्या होता है, 594। ठीक है। ऐसे ही अब हम 11 और 9 ले लेते हैं तो 99 गुणे 6 क्या होता है, 6 9 54, और 6 9 54 और 5 59, 594। यही सर्वांग समता या साहचर्य का नियम की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रेखीय समीकरण क्या है। रेखीय समीकरण ऐसी समानता सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 हो। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मैंने बोला 3x², ये क्या हो गया, ये रेखीय समीकरण नहीं होता है, ये द्विघात समीकरण होता है। क्या, इसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। साथ साथ मैंने 3x⁻3, तो इसको त्रिघात बोलेंगे। रेखीय मतलब जिसकी घात 1 हो, यहाँ पे x की घात क्या है, 1 है, इसलिए क्या है, ये रेखीय समीकरण है। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, x + 1 = 2।
x प्लस 1 बराबर 2। हमें क्या करना है, हल करना है। हमें चर को चर की तरफ कर लेना और अचर को अचर की तरफ, यानी x बराबर 2 माइनस 1, क्योंकि ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x का मान क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला है हमारे पास x माइनस 4 और x प्लस 7 का क्या करना है, मुझे गुणनखंड करना है। देखिए सिंपल सा तरीका है, एक नंबर उठाइए पूरे में गुणनखंड कीजिए, एक नंबर उठाइए पूरे में गुणनखंड कीजिए। तो x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, माइनस 4 उठाइए तो माइनस 4x और प्लस माइनस माइनस 7 चौके 28। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और ये प्लस था ये माइनस था तो माइनस 3x। ठीक है, और ये माइनस 28, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आइए देखते हैं। क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है अगले क्वेश्चन को। क्या है, 4 माइनस 17 प्लस 10 गुणे 3 माइनस 5 का सरल तो रूप। तो 4 माइनस 17 एक ब्रैकेट में था, प्लस लगा था, 10 गुणे 3 एक ब्रैकेट में था, माइनस 5 था। तो ये क्या हो गया, 4 माइनस 17 कितना आ गया, 13 आ गया। 4 माइनस 17, आगे माइनस भी लगा था सॉरी, तो माइनस ये क्या आया, माइनस और माइनस 13 प्लस 10 तियाँ 30 माइनस 5, माइनस और माइनस प्लस, यानी 13 प्लस 30 माइनस 5, 13 5 18, 18 13 प्लस 30 माइनस 5, तो 30 और 13 43 माइनस 5 बराबर 38, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सर्वसमीका क्या है। सर्वसमीका किसे कहते हैं, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर तथा चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो, उसको सर्वसमीका कहते हैं। जैसे कोई एक समीकरण दे दिया जाता है, उसके लिए मुझे क्या होता है, एक मान रखा जाता है, उस मान पे क्या होता है, वो सत्य होता है, उसे ही सर्वसमीका कहते हैं। आइए आगे हम उदाहरण में देखेंगे, आगे क्वेश्चन हमें मिलेगा। क्या है आगे क्वेश्चन कि x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 2 सभी समीका सत्य है अथवा असत्य है। तो जो यहाँ पे चर राशियाँ हैं उनका मान हम अचर में रख के सॉल्व करते हैं। जैसे हमने x का मान 1 रखा या 2 रखेंगे या 3 रखेंगे तो हमें क्या आएगा, जैसे हम यहाँ पे 1 और 2 रखा है तो हम 3 रख के देखते हैं। तो क्या हुआ, 2 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 2 गुणे 3 प्लस 2। तो ये क्या हो गया, 2 गुणे 3 प्लस 1 यानी 4 और 2 3 6 प्लस 2 यानी ये 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। मतलब ये सर्वसमीका आपस में क्या है, बराबर हैं, ये सर्वसमीका हैं, ये सर्वसमीका नहीं। जैसे कहते हैं कि सर्वसमीका नहीं है कि है, तो ये सर्वसमीका है क्योंकि इसका दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसका हमें गुणनखंड बताना है। क्या करना है, गुणनखंड बताना है। हमने आपको बताया था ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन नंबर ढूंढते हैं। ये क्या था, x की पावर 3 y माइनस एक्स वाई की पावर 3। यहाँ पे तो एक x की पावर 3 है, यहाँ पे x एक ही है, तो मतलब हमारा x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे y है, यहाँ y की पावर 3 है, मतलब y कॉमन हो जाएगा। तो x यहाँ से निकला, क्या आ गया, x स्क्वायर, यहाँ पे y निकल गया, यहाँ पे क्या आया, x निकल गया और एक y निकल गया, तो ये क्या हो गया, y स्क्वायर हो गया। ऐसा फार्मूला हमने अभी ऊपर बताया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई और एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। ये हमारे क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार तार है, एक तार है जो वर्गाकार है, ऐसे वर्ग में है, वो लपेटा है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 144 स्क्वायर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो क्या हुआ, ये कितना दिया है, 144 यानी भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या आ जाएगा, 44 क्या होता है, भुजा बराबर √44, 144 यानी 12, क्या आ गया, एक भुजा उसकी 12 आ गई। ठीक है, मोड़ कर एक आयत बना जाता है। आयत की लंबाई 16 है, तो आयत की चौड़ाई की गणना कीजिए।
अब क्या है, आयत की लंबाई 16 दिया है, चौड़ाई हमें निकालना है। तो एक वर्गाकार तार था जो 144 मीटर उसका क्षेत्रफल था, हम इसका परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप क्या आ गया, 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे 12, यानी क्या हो गया 48 आ गया। अब इसका परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप लंबाई और 4 गुणे भुजा होता है, ठीक है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का तार का परिमाप और आयत के तार के परिमाप के बराबर है। वर्ग का आयत का परिमाप तार के परिमाप के बराबर है। आगे क्या दिया है, आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर दी है, तो चौड़ाई मुझे बतानी है। अगर उसका परिमाप 48 है तो परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो 2 16 प्लस x यानी 2x, ये क्या हो गया x बराबर 8, ठीक है।